नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के द्वारा 11वीं प्लस पीएटी, 12वीं प्लस पीएटी और पीएटी एग्रीकल्चर जो पीएटी एंट्रेंस एग्जाम है उन छात्रों के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो जुड़े रहे कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के साथ और अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी को बनाए रखें। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे, अपन ने फर्स्ट वीडियो में बात किया था बायोलॉजी के सेल चैप्टर पर। किस पर किया था? बायोलॉजी के सेल चैप्टर पर। आज अपन बात करेंगे कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के चैप्टर पादप कार्यकी पर। किस पर बात करेंगे? बायोलॉजी के चैप्टर पादप कार्यकी पर। पादप कार्यकी मतलब इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें अपन बात करेंगे कि पादप कार्यकी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, पादप कार्यकी के बारे में किसने बताया था, अपने को किसने समझाया था कि पादप कार्यकी क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है। इस सारी चीजें की बातें अपन किसमें करेंगे? पादप कार्यकी में। तो पादप कार्यकी की बात करते हैं तो पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान बोटनी की वह शाखा होती है जिसमें अपन जैविक क्रियाओं का, कोशिकाओं की विभिन्न जैविक क्रियाओं मतलब वाइटल एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका की जैविक क्रियाओं के बारे में। विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है जिसका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? पादप कार्यकी में। अब सवाल यह उठता है, क्वेश्चन ये होता है कि जैविक क्रियाएं होती क्या है। जैविक क्रियाओं के अगर बारे में बात करें तो जैविक क्रियाएं क्या होती है, तो जैविक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं तो जैविक क्रिया मतलब होती है कि कोशिका के अंदर जितनी भी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है, कोशिका के अंदर जितनी भी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है उसे अपन क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं। क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं। कोशिका के अंदर जितनी भी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसे अपन जैविक क्रियाएं कहते हैं। तथा दूसरी बात, ये फर्स्ट बात थी कि कोशिका के अंदर जितनी भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे अपन जैविक क्रियाएं कहते हैं। सेकंड बात आती है कि कोशिकाओं के द्वारा, पौधों की कोशिकाओं के द्वारा वातावरण से जो भी आदान प्रदान होता है, जिसका भी आदान प्रदान होता है, जितनी भी प्रकार की गैसेस का आदान प्रदान होता है उसे अपन किसके अंदर बात करेंगे? जैविक क्रियाओं के अंदर। किसके अंदर? जैविक क्रियाओं के अंदर। मतलब कि अपने को दो बातें ध्यान रखनी है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कोशिका के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत, वाइटल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करेंगे कि कोशिकाओं, पौधों की कोशिकाओं और वातावरण के मध्य जो भी आदान प्रदान होता है, जितनी भी गैसेस का आदान प्रदान होता है वो किसके अंतर्गत आता है? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। तो अपन ने अभी बात करी कि पादप कार्यकी होता क्या है। पादप कार्यकी मतलब कि पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान बोटनी की वह शाखा होती है जिसके अंदर अपन जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैविक क्रियाएं मतलब वाइटल एक्टिविटीज। ठीक है, अब जैविक क्रियाओं की बात करी तो जैविक क्रियाओं में कोशिका के द्वारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसे अपन किसके अंतर्गत बात करते हैं? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। दूसरी बात, पौधों की कोशिकाओं और वातावरण के बीच जो अंतर या आदान प्रदान होता है उसे अपन किसके अंतर्गत बात करते हैं? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मतलब इसके अंदर अपन एग्जांपल देखेंगे तो विसरण आ जाता है। क्या आ जाता है? विसरण, डिफ्यूजन। दूसरी बात आती है परासरण। क्या आ जाता है? परासरण। या फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर उत्सर्जन तंत्र, या फिर ये सारे जितने भी प्रकार के नर्वस सिस्टम है, सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? भौतिक और रासायनिक के अंतर्गत। वातावरण से आदान प्रदान की बात करें तो CO2 का संश्लेषण, CO2 लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत बात करते हैं? अपन वातावरण से आदान प्रदान की बात करते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। तो ये सारी बातें अपन ने किसके अंतर्गत की? पादप कार्यकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की? पादप कार्यकी के अंतर्गत।
तो पादप कारिकी का मतलब अपन ये सब समझ चुके हैं कि पादप कारिकी की डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछ ले तो बस अपने को यही लिखना है कि पादप कारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर अपन जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वाइटल एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं। वाइटल एक्टिविटीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि वाइटल एक्टिविटीज या जैविक क्रियाएं क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि कोशिकाओं के द्वारा कोशिका के अंदर जो भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे जैविक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी बात, पौधों की कोशिकाओं और वातावरण के मध्य जो भी आदान प्रदान होता है, मतलब CO2 गैस का, O2 गैस का, ये जो भी आदान प्रदान होता है उस सारी चीजों का अपन किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जैविक क्रियाओं के अंदर। अब दूसरी बात आती है कि पादप कारिकी किसने बताया था, मतलब पादप कारिकी के पितामह कौन कहलाएंगे। ठीक है, पादप कारिकी के जनक कौन है, तो पादप कारिकी के जनक के बारे में बात करें तो स्टीफन हेल्स के बारे में बात आती है। स्टीफन हेल्स, ठीक है, मतलब कि विश्व में पादप कारिकी के पितामह कौन कहलाएंगे, स्टीफन हेल्स। कौन कहलाएंगे, स्टीफन हेल्स। और अगर बात करें कि भारत में पादप कारिकी के पितामह तो जेसी बोस का नाम आता है। किसका नाम आता है, जेसी बोस। भारत में पादप कारिकी प्लांट फिजियोलॉजी के पितामह कौन है, जेसी बोस। और वर्ल्ड में पादप कारिकी के पितामह कौन कहलाएंगे, स्टीफन हेल्स। और इंडिया में प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन कहलाएंगे, जेसी बोस। ठीक है, अपन इतनी बात कर ली कि पादप कारिकी की डेफिनेशन, उसमें क्या होता है, किसका अध्ययन करते हैं, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब थर्ड बात अपन इसके आगे बात करेंगे तो इसके बाद होता क्या है कि पादप कारिकी का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि मतलब पादप कारिकी का महत्व क्या होगा, अपने लिए क्या फायदेमंद है, अपने लिए क्या इससे बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो पहली बात आती है कि पादप कारिकी में अपन देखें तो प्लांट की, अगर पादप कारिकी के अंतर्गत अपन प्लांट की ग्रोथ को रोककर, ग्रोथ या डेवलपमेंट को रोककर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोककर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोककर हम अधिक से अधिक उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी के अपन सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, पादप कारिकी के महत्व। तो पहला महत्व आता है कि अपन पादप कारिकी के द्वारा प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोककर अपन उससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, पादप कारिकी के अनुसार या पादप कारिकी के अध्ययन से अपन प्लांट में कितने खनिज लवणों या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उतने ही अपन इसके अंतर्गत उतने ही प्लांट को पोषक तत्वों की पूर्ति कराएंगे जितने उसको आवश्यक हो। ठीक है, ये सेकंड बात हो जाती है। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन बात कर सकते हैं। किसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में या मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्लांट फिजियोलॉजी में अपन प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट आवश्यक है, कितनी मात्रा में आवश्यक है, कौन कौन से मिनरल्स आवश्यक है और कितनी क्वांटिटी में मिनरल्स लगेंगे, तो इसका अध्ययन कर करके अपन प्लांट को पर्याप्त रूप से जितना उसको चाहिए उतने ही न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएंगे, मिनरल अवेलेबल करवाएंगे, जिससे अपन अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके तीसरे पॉइंट में अगर बात करें तो इसका अध्ययन करने के बाद, प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करने के बाद अपन प्लांट की वृद्धि के स्टेजों के बारे में पता कर सकते हैं कि प्लांट की कितनी स्टेज होती है, ग्रोथ की कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। इस टाइप से अपन प्लांट की स्टेज के बारे में पता करके इसके द्वारा अपन प्लांट की अति से अति आवश्यक चीजों का अपन उसके द्वारा पहुंचा सकते हैं। या फिर प्लांट की वृद्धि के बारे में ज्ञान होने के बाद अपन प्लांट को से अधिक उत्पादन अपन प्राप्त कर सकते हैं। फिर चौथी बात आती है फोटोपीरियोडिज्म।
फोटो पीरियोडिज्म या वर्नेलाइजेशन, क्या वर्नेलाइजेशन। चौथी बात आती है फोटो पीरियोडिज्म या वर्नेलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि दीप्तिकालिकता, फोटो पीरियोडिज्म मतलब कि दीप्तिकालिकता और वर्नेलाइजेशन मतलब कि बसंतीकरण। ठीक है, तो प्लांट कार्यकी में या पौधे की कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी में अपन इसका अध्ययन करके, फोटो पीरियोडिज्म का अध्ययन करके, वर्नेलाइजेशन का अध्ययन करके, मतलब कि पौधे की दीप्तिकालिका, दीप्तिकालिका मतलब कि अपन पौधे के बारे में ये समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है या न्यूट्रल डे प्लांट है, जिसके द्वारा अपन इसको सीजनल तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं। किस तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं कि हाँ, अपन इसका अध्ययन करने के बाद कौन से प्लांट को या कौन सी क्रॉप को अपन कौन से सीजन में ग्रो करवा सकते हैं। वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण के द्वारा हम पौधों को अपने हिसाब से ऑफ सीजन में भी ग्रोथ करवा सकते हैं। कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं? ऑफ सीजन में भी ग्रोथ करवा सकते हैं। पादप कार्यकी द्वारा ही विभिन्न पादप हार्मोनों का अध्ययन किया जा सकता है। पांचवी बात आती है कि पादप कार्यकी के द्वारा ही पादप कार्यकी का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर ही अपन विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। किसका अध्ययन कर सकते हैं? हार्मोन्स के बारे में। जैसे मतलब कि ऑक्सिन के बारे में, किसके बारे में? ऑक्सिन के बारे में। दूसरा ABA के बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में। तीसरा जिब्रेलिक एसिड के बारे में, किसके बारे में? जिब्रेलिक एसिड के बारे में। चौथा साइटोकाइनिन के बारे में, किसके बारे में? साइटोकाइनिन के बारे में। इन चीजों के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं, जिसके द्वारा अपन इथाइलिन, एक और होता है हार्मोन इथाइलिन के बारे में। तो इन पादप हार्मोनों का अध्ययन अपन प्लांट कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, इन हार्मोनों का। तो जिससे अपने को कौन सी क्रॉप को किस समय पर कौन से प्लांट हार्मोन की आवश्यकता होगी। जैसे कि अपन अपने को प्लांट या फल को जल्दी पकाना हो तो जिसका अपन उपयोग कर सकते हैं इथाइलिन का। किसका उपयोग कर सकते हैं? इथाइलिन का। प्लांट की ज्यादा से ज्यादा अपने को ग्रोथ करवानी है, हाइट बढ़वानी है, तो अपन उपयोग कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, प्लांट की मतलब कि अपने को रोकना है, फ्रूट मतलब कि वो जल्दी वो फोड़ने लग जाता है, अपने मतलब कि जर्मिनेशन करने लग जाता है। जर्मिनेशन को रोकने के लिए जैसे आलू को गोदाम में रखते हैं और वहीं पर क्या करने लग जाता है? वो जर्मिनेशन। तो इस जर्मिनेशन को रोकने के लिए अपन ऑक्सिन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑक्सिन का। तो इसी प्रकार प्लांट फिजियोलॉजी में अपन निम्न प्रकार के मतलब कि अध्ययन करने के बाद अपन ग्रोथ, अच्छी से अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं, अच्छी से अच्छी मतलब कि अपन प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे प्लांट फिजियोलॉजी के मतलब सिग्निफिकेंस, महत्व क्या होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। पहले अपन ने पढ़ा प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, उसके अंतर्गत आया कि जैविक क्रियाएं मतलब वाइटल एक्टिविटीज, और वाइटल एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करने के बाद अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी के सिग्निफिकेंस पढ़े, मतलब कि पादप कार्यकी के महत्व। ठीक है, इतनी बात हो गई है। इसके बाद अपने सामने एक शब्द आता है विसरण। क्या आता है? विसरण। और दूसरा शब्द आता है परासरण। क्या आता है? परासरण। तो इन चीजों के बारे में भी अपन बात करते हैं कि विसरण क्या कहलाता है और परासरण क्या कहलाता है। तो पहले अगर बात करें कि विसरण की, किसकी बात करें? विसरण। विसरण मतलब डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। मतलब कि अगर बात करें अपन तो जो ठोस रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की बात करें तो इन अणुओं की बात करें तो ये अणु आयनों में अधिक, मतलब कि जिस तरीके से बात करें तो ठोस, द्रव और जो गैस के अणु रहते हैं ये मतलब कि किसी भी विलयन में उपस्थित होते हैं। अगर विलयन की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस के जो अणु रहते हैं ये अणु अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। मतलब कि
ये जो अणु रहते हैं ठोस द्रव गैस के, ये अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। किधर से किधर की ओर? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, ये क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। समझ में आया? मतलब क्या अपन पढ़ रहे हैं? विसरण। विसरण मतलब डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था की बात करते हैं। कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं? तीनों अवस्था की। तो ठोस, द्रव और गैस के जो अणु रहते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। किधर गति करते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मतलब उदाहरण के तौर पे समझे तो जो इत्र की खुशबू रहती है वो मतलब कि जहां पर उपस्थित रहती है उससे अगर मान लो कि कम सांद्रता होती है, मान लो कि कमरे में उपस्थित है इत्र, तो इत्र अपन कमरे में छोड़ते हैं तो कमरे में अधिक सांद्रता रहती है, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मतलब कि वो अपना मतलब कि प्रवाह होता है। क्या होता है? चलती है। किधर चलती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मतलब कि इत्र का जो प्रवाह होता है, इत्र की खुशबू होती है, वो खुशबू अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है। किधर गति करती है? और फिर नमक या शक्कर का जल में घुल जाना। दूसरा पॉइंट आता है नमक और शक्कर का जल में घुलना। ये भी किसके अंतर्गत आता है? विसरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? विसरण के अंतर्गत। मतलब विसरण का मतलब ही है कि जो अधिक सांद्रता रहेगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। कौन गति करेगा? ठोस, द्रव और गैस के जो अणु रहेंगे वो गति करेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो इसके अंतर्गत आता है एग्जांपल इत्र की खुशबू का फैलना, नमक और शक्कर का जल में घुलना, ये विसरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात अपन करेंगे परासरण की। किसकी बात करेंगे? परासरण। परासरण क्या होता है? परासरण के बारे में बात करते हैं। तो परासरण भी इसका विपरीत होता है। कैसा होता है? विपरीत होता है। परासरण या ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस।